Hello everyone, this is Dr. Anam Zahir signing in for episode 66 of another beautiful Sunday of Instagram Live Guest Talk with Homeopathy Heals. So 2 weeks we were out for two big seminars, one of Dr. Gaurang Gaikwad and by Dr. Shishir Paranjpe boss, and last week with Dr. Sarkar's boss. It was such an eye-opening and very insightful, and I'm sure those who have attended it might have started hitting the books again. So today we are here up to 66 episode, and homeopathic practice under umbrella of Organon of Medicine. Very less doctor talk about it, very less doctor advocate about it. But today we have on board our very special guest, and let's add him. Very good morning to you all. Walaikum assalam. Hello, sound. Good morning. Are, say very good morning, boss. So, many of you might be knowing him, a man, second generation homeopath who needs no introduction. He is none other than Dr. Arkam Khan, and he is witnessing homeopathic miracles in families since childhood, and which led him to pursue homeopathy. He did BHMS from Nemnath Medical College and learning homeopathy from the legend himself, Dr. L.M. Khan sir, since 10 years, and he's a member of Academy of Quest. He has so many of his webinar sessions, and he's being recently speaker in a seminar of SBL Group of India. So I must say कि पूत के पैरिस पालने में नजर आ रहे. A very warm welcome to you, boss. Thank you so much. तो शुरू करें आज का सेशन. Yes. ये सवाल मैं मोस्टली सभी होम्योपैथ से पूछती हूँ, so you won't be spared of it. So why do you choose homeopathy? Is it by choice, or by chance, or by force? इस क्वेश्चन का मैं आंसर ये करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली बाय फोर्स. ये बहुत ही कम लोगों को पता है और मैंने कभी किसी से शेयर तक नहीं किया. इवन अपनी वाइफ से मैं शेयर नहीं किया हूँ ये चीज. और मैं कभी भी होम्योपैथ नहीं बनना चाहता था. हाँ, देखता था बचपन से मेडिकल केसेस वगैरह, ये सब सारा ठीक था क्योंकि पापा तो थे ही. मुझे तो ठीक होना था सिर्फ अपने लिए. मैं थोड़ा सेल्फिश भी था कि मैं तो ठीक हो जा रहा हूँ ना. तो एक्चुअली मुझे बनना था फिल्म मेकर, और किसी को ये पता भी नहीं है कि जब मैं 12th में था, मैंने किसी को बताया भी नहीं. आज से मतलब कि 7-8 साल पहले. और बहुत उस वक्त 5,000-7,000 रुपीज बहुत ही होता था हम लोग के लिए एज ए 12th स्टूडेंट के. वो मैं सेव किया था. अब वो एक एकेडमी चलता था सिनेमा फिल्म मेकर के डायरेक्टर के इसके लिए, तो मैं वहां जाके पे किया था, डेमो क्लासेस किया था. वहां पे मैंने रहा भी था कुछ दिन कि जाके मैं वो सीखूंगा करूंगा. ये बात किसी को आज तक, मेरे पेरेंट्स तक को ये बात अभी तक पता नहीं थी. ये बात ना मैंने कभी शेयर किया था क्योंकि मुझे बहुत ही शौक था. क्योंकि मैं सुनता था कि सिर्फ वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं फिल्म मेकर, तो मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता था, तो इसलिए मुझे वो करना था. तो और एक दिन ये ऐसा हुआ कि ये था कि होम्योपैथिक नहीं करना है, कि नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा का इतना नाम था, क्योंकि मुझे वो फेयर रहता था. और मेरे भाई भी कहते थे कि इस फील्ड में आओगे बहुत लोग परेशान करेंगे ड्यू टू पापा. जो पापा से compete नहीं कर पाए वो तुम लोग से करेंगे, हमसे करेंगे, तुमसे करेंगे. तो वो सब चीज का बहुत प्यार था कि इनका. तो मैंने साफ बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगा. पापा से कभी नहीं, वाया थ्रू मम्मी, वाया सिस्टर, ये मैं कहता था नहीं करूंगा क्योंकि पापा के सामने हिम्मत नहीं था हम लोग को कभी भी कुछ भी बोलने का. तो फिर जब पापा देखे कि ये ज्यादा हो रहा है, कि अब नहीं बोलना, तो पापा खुद सामने से आए. पापा भी समझ गए थे मेरा एंजाइटी. पापा ने कहा
10 बार फेल हो या 20 बार फेल हो, करना तो यही पड़ेगा होम्योपैथिक, नहीं तो कुछ नहीं, और हम कुछ करने नहीं देंगे। अब पापा का ये कहना है कि समुंदर में एक बार पानी में डाल दो, या डूबेगा या तैरेगा। और वो मिर्जापुर का जैसे कि डायलॉग है, शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है, तो वही अब बात है। मजा आ रहा हाँ, है। अब ऐसा हमें लगता है, मतलब मेरी बात से बहुत सारे बच्चे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां से कोई दूर दूर तक भी होम्योपैथ नहीं है, तो हम लोग मतलब स्क्रैच वाले हैं। तो हमारा स्ट्रगल डेफिनेटली बहुत ज्यादा रियल रहता है। बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार किड्स होते हैं ना, उनका स्ट्रगल अलग लेवल का होता है, और बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सिर्फ जज कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे, भाई हाँ, डॉक्टर बिल्कुल। खान का बेटा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम है, जमी जमाई प्रैक्टिस मिलेगी, है ना, इतने सारे पेशेंट, जमा जमा क्लिनिक, कलकत्ता में नाम, अक्रॉस द कंट्री। बट देयर सो मेनी थिंग्स वो लोग नहीं जानते, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे स्टार किड्स का भी इंटरव्यू लिया है, स्टार मतलब एडल्ट्स होम्योपैथ का बिल्कुल। भी इंटरव्यू लिया है। तो उनको लगता है कि अगर उनके पापा की एब्सेंस में वो लोग बैठते हैं, तो पेशेंट ऐसे देखते हैं कि अरे आज बड़े सर नहीं है क्या, इनको दिखाना पड़ेगा क्या। बिल्कुल। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल, चीज है ना। बिल्कुल। अच्छा, पापा से तो 2 घंटे में आराम हो जाता था, आपकी दवाई खा रहे 2 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, आपके पापा का अपॉइंटमेंट मिल जाता, तो नहीं हम बाद में आ जाएंगे अगर वो नहीं है तो। सो देयर सो मेनी थिंग्स, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैंने शायद हमने जब फर्स्ट टाइम बात की थी, तो हमने इस बारे में बात भी की थी, और तब मुझे आपसे बात करके इस चीज का एहसास हुआ था कि इवन इफ यू born with a silver spoon or a golden spoon, things are not same, they are not easy जैसा दिखाई देता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि और मैंने ये बहुत ही जो कम टॉपिक, होम्योपैथ्स ऐसे ये हैं। जो मैंने हाँ, टॉपिक चुना है ऑर्गेनल, मैं इसीलिए जानबूझ के मैंने ये टॉपिक चुना है कि बहुत से लोगों का यही कहना था, एलएम खान का बेटा ऑर्गेनल कुछ नहीं जानता, एलएम खान का बेटा ऑर्गेनल कुछ नहीं जानता। तो उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, आज दुनिया बताएगी कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। इसलिए मैंने ऐसी टॉपिक चुनी कि मतलब कि लोग जाने कि नहीं। उस वक्त मजबूरियां थी, कुछ थी कि आदमी आंसर, अगर वो आंसर हम वो लेवल के करते तो वो लेवल में मुझे परेशान कर देते। ये बताओ, अच्छा इतना जानता है, इतना बोलता है, ऐसे जानता है, इसलिए हाँ ठीक है। तो द हाईएस्ट एंड आइडियल मिशन ऑफ अ फिजिशियन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, ये हमारा एफोरिज्म नंबर 1 है। जी। तो आज मैं डॉक्टर अरकम खान बॉस के आगे एक क्वेश्चन रखती हूँ कि आप इस एफोरिज्म को प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं, या इसे प्रैक्टिकली कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम सबने लिखा है 5 नंबर में, 20 नंबर में, खूब लिख लिख के है। जी। हाँ, इसको देखिए, मैं एक हेनिमन्स की राइटिंग के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी बहुत ही कम हूँ ये बोलने के लिए, बहुत ही छोटा हूँ। जो मैं सुना हूँ मैं सिर्फ वही बोलूंगा, अपना कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा। कि हेनिमन्स एक एक बात, एक एक वर्ड जो लिखते तो उसका हर बात का एक एक इंपॉर्टेंस होता था। कब वो इटैलिक में लिख रहे हैं, कब वो उस बात को उस जगह पे क्यों लिखे, कब वो सीरीज में क्यों सजाए। आप बताइए, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक, उसका उन्होंने पहले स्टार्ट किया अफोरिज्म, तो ये अफोरिज्म से स्टार्ट किया। तो ऐसी क्या बात है जो इतना इंपॉर्टेंस ये बात इसमें दिया गया। तो वो ये पहले अपने फिजिशियन को बताना चाहते हैं, पहले अपने फिजिशियन से बताना चाहते हैं कि देखो क्या होता है, फिजिशियन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए फिजिशियन का, पहले अपने आप को तुम लोग पहचान लो। अगर ऐसा करते हो तब ये बुक पढ़ो, तब इस बुक में आगे बढ़ो, ऐसे मत बढ़ो। तो उन्होंने पहले स्टार्ट किया दी फिजिशियन। हैनेमन ने वहां डॉक्टर नहीं लिखा, हैनेमन ने वहां स्पेशलिस्ट नहीं लिखा, वहां फिजिशियन कहा। जो एलोपैथिक और भी जितने लोग होते हैं वो लोग डॉक्टर कहते हैं अपने आप को, हम लोग फिजिशियन कहते हैं अपने आप को। हम लोग नहीं, हैनेमन ने हम लोग को कहा है कि फिजिशियन है हम लोग। कैसे फिजिशियन? फिजिक्स और एशियन, ये दो पार्ट हो गया, फिजिक्स और एशियन। फिजिक्स वो, फिजिक्स मतलब इंसान की बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गन बॉडी के पार्ट, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जितना ये है, ये सब तुमको जानना है। इन्वायरमेंट जानना है, चेंजेस जानना है, इसका तुमको एक्सपर्ट होना है। एशियन मीन्स एक्सपर्ट, फिजिक्स मीन्स नॉलेज ऑफ द बॉडी। ये दोनों को अगर तुम जानते हो, ये दोनों के अगर इस चीज के तुम एक्सपर्ट होते हो, तभी तुम फिजिशियन कहते हो। ऐसे इंसान को हैनिमैन कहता है कि हम फिजिशियन कहते हैं। वो डॉक्टर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट नहीं, वो फिजिशियन है। मेरे लिए फिजिशियन, कैसा फिजिशियन है? आप फिजिशियन नहीं है, द फिजिशियन है। ताजमहल को इंडिकेट करना होगा इंडिविजुअलिटी,
दांत ताजमहल, क्यों? औसत दूसरा नहीं है। तो वैसे ही ऐसा फिजिशियन दूसरा नहीं है सिर्फ होम्योपैथ में। कैसा होम्योपैथ होना चाहिए? ऐसा होम्योपैथ होना चाहिए जैसा मैं कह रहा हूं। कैसा कह रहा हूं? कि जिसका सिर्फ हाई फिजिशियन, हाई एंड ओनली मिशन। ओनली को दिखिएगा, उसमें उन्होंने इटैलिक में लिखा है। अगर कोई पुरानी बुक जो हनेमन की जाए उसमें देखिए इटैलिक में लिखा है। तो उससे क्या इंडिकेट होता है? इटैलिक का इंपॉर्टेंस। ओनली, सिर्फ उसका एक ही मिशन होना चाहिए, दूसरा कोई मिशन नहीं होना चाहिए। कैसा मिशन होना चाहिए? वो हेनेमन ने प्रीफेस के पहले एडिशन में कहा है। अगर हम हेनेमन के पहले प्रीफेस के एडिशन में अगर जाते हैं, फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में, तो उसमें हेनेमन कहते, आई मस्ट वॉर्न द रीडर। तुम किताब तो खोल लो, डॉक्टर तो बनने आ रहे हो, तो पहले सुन लो पढ़ने वालों। रीडर, तुम अपने आप को वॉर्न करते हैं तुमको हम, इंडोलेंस, लेजीनेस, लव हॉबी, सुस्ती, काहिली, कमजोरी, पढ़ भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वहां खेलने भी जाते हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम ये काम भी करते। ऐसा करना है तो मेरे किताबों को मत पढ़ो, होम्योपैथिक मत करो, छोड़ दो, जो करना है करो। होम्योपैथिक करना है तो ओनली द फिजिशियन हाई एंड ओनली। उसके बाद वो रीडर को वार्न कर, ऑब्स्टिनेसी, प्रिडिटिव, इफेक्टिव सर्विस, अल्टर ऑफ द ट्रूथ। यहां पर हेनेमन बता दिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेजुडिस होना चाहिए आपको, और अटरिंग जील का क्वालिफायर होना चाहिए, मोस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस द ट्रू सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। यहां पहले समझा दिया कि तुम अगर इस काबिल हो, इस लायक हो, इस चीज को करते हो, तभी तुम ये करो, तब ये बुक पढ़ो, तब तुम आगे बढ़ो, नहीं तो वरना मत करो, छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम डिवाइन क्रिएटर हो, और ऐसे इंसान को हम थ्राइस सैल्यूट करते। एक बार नहीं, हेनेमन ने कहा हम थ्राइस सैल्यूट करते, जो अपना इंडोलेंस, लव ऑफ ईज, ऑब्स्टिनेसी और प्रेजुडिस छोड़ के आता है। ये तुम्हारा देखिए, उस बात को अफोरिज्म वन को कहां से उन्होंने कनेक्ट किया, प्रीफेस वन का एडिशन से। ओनली मिशन, ओनली मिशन कैसा ओनली होना चाहिए? ऐसा ओनली होना चाहिए कि हम पढ़ भी रहे हैं, होम्योपैथिक भी कर रहे हैं, साइड में हम अदर बिजनेस भी कर रहे हैं, होम्योपैथिक भी कर रहे हैं। नहीं, होम्योपैथिक करना है तो सिर्फ होम्योपैथिक करना और कुछ नहीं करना है, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। सोना, उठना, बैठना, खाना, जीना, मरना, सब होम्योपैथिक, ये होना चाहिए। तब तुम आओ इस चीज में, तब इस बुक से तुम आगे बढ़ो। और उसका मिशन क्या होना चाहिए? पहले के जमाने में कि जैसे ऐसा वर्ड यूज किया जाता था, मिशनरी प्रोफेशनल वर्क, कि मतलब कि इस काम को पर जैसे मिशन में जाते, या जिएगा या मरेगा, तो यही चीज है। जंग में तुम जा रहे हो, या जियोगे या मरोगे, तो यही चीज करना है, ये मिशन होना चाहिए तुमको, इसी में जीना, इसी में जिंदगी, सब कुछ तुम्हारा है। क्या तुम्हारा है? रीस्टोर दी रीस्टोर दी सिक टू हेल्थ। सिक को सबसे अच्छा डिफाइन किया है केंट ने अपनी फिलॉसफी, कि सिक कैसा होता है, कैसा सिक होना चाहिए, कैसा बीमार होना चाहिए। जब बीमार तुम पड़ गए हो, आइदर मेंटली आइदर फिजिकली, किसी तरह का, हर कंडीशन में ये कमजोर बीमार, कमजोर है, सोया हुआ है, पर दैट्स काइंड ऑफ आल्सो सिक, वो भी सिक कहलाता है। तो उसको क्या करना है तुमको? रीस्टोर करना है, सिक टू हेल्थ में, उसको हेल्थ में लाना है, हेल्दी कंडीशन में तुम लिया है। उसके बाद उसको तुमको क्योर करना है, टू क्योर। इस चीज का लोग क्योर समझते नहीं, कि क्योर हफ्ता दिन, 15 दिन, 20 दिन में पेशेंट का कोई भी सिम्टम चेंज आता है, क्योर। क्योर हम लोग क्लियरली लिख देते क्योर, लेकिन हेनेमन ने इसको क्योर कैसे कहा है, कहां पे कहा है? मिटेरिया मेडिका प्योरम में, वॉल्यूम 1 में, चाइना के चैप्टर में हेनेमन ने कहा है। और हेनेमन की एक एक वर्ड जो रहती थी, एक एक बात जो कहने का तरीका रहता था, आई से, उसमें उन्होंने थर्ड पैराग्राफ के थर्ड पॉइंट है, उसके बाद उन्होंने कहा आई से क्योर। मैं कहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि क्योर क्या है, मेरा मतलब क्या है, आई मीन क्या है इसका मतलब? रिकवरी अनडिस्टर्ब आफ्टर सफरिंग। तुम जो एक सिक इंसान को हेल्थ में कन्वर्ट कर चुके हो, उसके बाद उसको कैसे रहना है? उसको अनडिस्टर्ब रहने दो।
उसको रिकवरी जो तुम किए हो उसको अनडिस्टर्ब रहने दो आफ्टर दी सफरिंग। जो बीमार हाल से आया, वीएस टू कोल्ड, सब्सेटेबल टू कोल्ड, अब उसको वेदर चेंज होगा, उसकी तबीयत खराब होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऐसा चलाते रहना है। ये नहीं कि मेडिसिन दे दिया वो ठीक हो गया, वाह ये महीना तुमको सर्दी खांसी नहीं हुआ तुम ठीक हो गए, नहीं, उसका सब्सिबिलिटी है, उसका बैकग्राउंड है, उसको रिकवरी में तुमको अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करते रहना। वो सफर जो चीज से किया उसमें डिस्टर्बेंस नहीं, उसको मेंटेन करते चलो, उसको चलाते रहो। किस तरह से चलाना? वेदर चेंज हो रहा है, आप थोड़ा ठंडे से बचिएगा मौसम, हम ये दवा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल चला रहे ये दवा चलता रहेगा। ऑन ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं वियर टू टीयर, कट रहा है उसको बना रहे हैं, टूट रहा है बना रहे हैं, थोड़ा इंटेंसिटी करते 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 एक कंडीशन आएगा कि वो वेदर भी वो झेल लेगा। जब वो वेदर झेलने लगा, जब अनडिस्टर्ब आप उसको छोड़ दिए, रिकवरी उसका हो गया आफ्टर द सफरिंग, वो असल कहलाता है क्यों। हेनेमन ने ये बात को कहा जाके कहा है? मटेरिया मेडिका प्योरा में, चाइना के चैप्टर में। उसके बाद एज इट इज टर्म, जिस तरह से मैंने कह दिया है सारी ऊपर बातें इस तरह से फॉलो करो, एज इट इज टर्म। किस तरह, क्या टर्म है? द फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन होना चाहिए। क्या मिशन होना चाहिए? कि रिस्टोर करें हम सिक को हेल्थ में, उसके बाद अनडिस्टर्ब रहने दें उसकी क्योर, तभी वो क्योर कहलाएगा। हम 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना में क्रॉनिक डिजीज को हम कहते हैं कि हम क्योर कर दिए, कहाँ हम अनडिस्टर्ब कहाँ रहने दे रहे रिकवरी को, उसका तो प्रॉब्लम रही रहा। एज इट इज टर्म, इस तरह से तुमको करना है। उसके बाद फिर उन्होंने फुट नोट पे आए, अब क्या नहीं करना है ये कहा, हिज मिशन इज नॉट, अब ये इसका मिशन नहीं है। तो क्या उसका मिशन नहीं है कि लोग कह रहे हैं सुई की तरह पैथोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, पैथोजेनेसिस ये है, ये कमियां है, ये खामियां, ये वो ऐसा वैसा, एलिमेंट फेडअप हो गए, लास्ट में बोले कि बंद करो ये सब, तुम लोग जो इतनी बातें ये सब कर रहे हो, यहाँ पेशेंट को ठीक करो। सफरिंग ह्यूमैनिटी आ बढ़ रहा है, मर रहा है, वो रो रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है कि मुझे दवा दो, हम लोग सारे थ्योरेटिकल बात किए जा रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, सुई के जाले की तरह बुने जा रहे हैं, ये केस ऐसे है वैसे, सब छोड़ो, पहले पेशेंट को ठीक करो। सफरिंग ह्यूमैनिटी हमारा सफर कर रहा है, उसको ठीक करो। तो ये पहला हेनेमन ने बता दिया कि एक फिजिशियन कैसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा है तब आप होम्योपैथिक करिए, आगे बढ़िए, नहीं है तो किताब बंद करके छोड़ दीजिए। उन्होंने पहले अफोरिज्म में अपनी फिजिशियन से बात की, मेरा फिजिशियन ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो मेरा फिजिशियन नहीं, फिर वो होम्योपैथ नहीं है। हम सब कुछ करेंगे और इसको फॉलो नहीं करेंगे, कहेंगे हम होम्योपैथ नहीं है। आप अपने आप को हम जस्टिफाई हम खुद से कर सकते हैं, हेनेमन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ हेनेमन खुद बोल रहा है कि मेरा फिजिशियन ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये अफोरिज्म 1 हेनेमन स्टार्ट किए हैं ऑर्गेनन, उसके बाद बताते गए हैं सबका अपना काम। ऑर्गेनन जो स्टार्ट होता है, अफोरिज्म 80 से स्टार्ट नहीं होता केस टेकिंग से, अफोरिज्म 1 से स्टार्ट होता है कि मेरा फिजिशियन पहले जान लो, उसका काम क्या, उसका रोल क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये अफोरिज्म 1 का इंपॉर्टेंस है, जो आपको प्रैक्टिकली हमको जो दिखता है करना है। इसमें आपको प्रैक्टिकली क्या नजर आ गया, क्योर हमको किस तरह से करना है, रिकवरी होगी और अनडिस्टर्ब रहेगी सफरिंग में। जी आई विश कि हमारे पास डॉक्टर अरकम खान जैसा टीचर बीएचएमएस में होता। मुझे सिर्फ ऐसे ही दुआ निकल रही है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हम पिक्चर अलग होती बीएचएमएस पास आउट की। नहीं नहीं, ये बस यहाँ से नहीं, आई सुनिए, रियली यहाँ से एडमायर निकल दिस। रहा है बस, और कुछ नहीं। ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अगर वो पापा अगर नहीं मिलते, पंकज अग्रवाल सर अगर नहीं मिलते, राशिद सर हमको नहीं मिलते, कभी नहीं। और सबसे बेस्ट है यूट्यूब में चैनल है डॉक्टर पंकज अग्रवाल सर का, उन्होंने पहले बुक के स्टार्टिंग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन स्टार्ट हुआ है, वहां से उन्होंने डिस्कस किया। आजकल हम वो स्टार्ट किए कि डेली एक एपिसोड उनका सुन रहे, डेली एक क्लास, जो अपने आप को रिफाइन करने की, इतना ब्यूटीफुल है। अगर ऑर्गेनन पढ़ना है तो वहां पर यूट्यूब में, अगर इसमें पढ़ना है तो मीडिया में, तो यूट्यूब में उनका चैनल बेस्ट। ये तो बात थी एफोरिज्म नंबर 1 की। मास्टर हनुमान ने एफोरिज्म नंबर 2 में कहा है, बताया है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। तो आपका इस पर प्रैक्टिकल क्या टेक? हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, पहले तो हेनेमन ने बता दिया क्योर क्या है, फिजिशियन को बता दिया कि फिजिशियन क्या है, क्या
अब बताया कि हाईएस्ट आइडियल क्या है क्योर का, सबसे आला दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा का क्योर किस तरह से, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। सॉरी, लोग इस चीज को, रैपिड को भी क्रॉनिक केसेस में, क्रॉनिक डिजीज में इसको अप्लाई करते हैं। ये हेनेमन ने, इस चीज को समझना हमको जरूरी है, ये हेनेमन ने एक्यूट डिजीज के लिए कहा है रैपिड। जितना जल्दी अगर तुम ठीक एक्यूट केसेस में पेशेंट को नहीं करोगे, उतना पैथोलॉजी चेंजेस होता जाएगा जल्दी। क्रॉनिक डिजीज में क्या टाइम लेता है, आस्ते 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 आस्ते। तो उसमें कैसा है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। रैपिड होना चाहिए, जल्दी, फौरन। इसीलिए हेनेमन ने उसमें फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी देने को कहा है कि अगर ये हो रहा है तो हाइपोटेंसी भी देने को कहा है। क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं कहा एकदम हाइपोटेंसी दे दो, ऐसा नहीं। इसमें रिपीटेड डोज में देने को कहा है, रिपीटेड इंटरवल में देने को कहा, जल्दी ठीक करना, जेंटल तरीके से। जेंटल क्या, हार्मलेस, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसका, कोई नुकसानात नहीं होना चाहिए इसका। एंड परमानेंट, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। ये कह दिया, ये एक्यूट डिजीज की बात इन्होंने कह दी कि एक्यूट डिजीज में ऐसा कर। उसके बाद वही कहते हैं ना हेनेमन की, अगर सही से अच्छी टीचर से पढ़ो, एक एक पॉइंट में इतना मजा है। उसके बाद उन्होंने कहा और ये हो गया, अब क्या करना है सुनो, और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। नाक की तकलीफ है, खाली नाक से नहीं हटाओ, कान की तकलीफ है, खाली कान से नहीं हटाओ, पेशेंट सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हटाओ। कैसे, अब यहां पे हेनेमन जो बात कर रही है क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहा है, एक्यूट की नहीं बात कर रहा है। पहला जो फेज था जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, ये एक्यूट डिजीज के बारे में बोला। अब उसके बाद और, अब सुनो, अब क्रॉनिक डिजीज पे आते हैं। क्रॉनिक डिजीज में क्या करना है तुमको, रिमूव करना है एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज होल एक्सटेंट, पूरे तरीके से, पूरे चर से सर से पांव के नाखून तक एकदम सब चीज खत्म होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, द शॉर्टेस्ट पीरियड। इसमें रैपिड हेनेमन ने नहीं कहा है, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज पेशेंट को, कैंसर होता है या कोई ऐसा डिजीज होता है, अगर हम जल्दी ठीक करने के चक्कर में जाएंगे, पेशेंट मर जाएगा, नहीं सरवाइव करेगा। जो हम लाइकोपोडियम क्रॉनिक डिजीज में 0/1 को रिपीटेशन में तोड़ तोड़ के हम दे सकते हैं, 3 आवर इंटरवल में, अगर वही क्रॉनिक डिजीज में अगर पेशेंट को हम लाइकोपोडियम सीधा सीएम दे दे, मर जाएगा पेशेंट। ये एक्यूट डिजीज में हम दे सकते हैं, उसको रिपीटेड दे सकते हैं। मैंने देखा है पापा को कैमोमिला 10 mg 50 mg सीएम बेलाडोना ये सब एक्यूट डिजीज में रिपीटेड, फीवर नहीं उतर रहा है, 103 104, पूरा चेहरा लाल है, पूरा रेडनेस है फेस में, 10 mg हर 15 मिनट में 10 mg दिला रहा है, अब फीवर उतर गया 1 घंटे में। यही हम क्रॉनिक में अगर करने जाए पेशेंट मर जाएगा। तो हेनेमन ने इसमें कहा, क्या कहा, इन द शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम लो, ज्यादा देर भी नहीं, ज्यादा जल्दी भी नहीं, रैपिड भी, शॉर्ट टाइम लो, मोस्ट रिलायबल, बहुत रिलायबल तरीके से होना चाहिए, डोजेस वगैरह सारा चीज। उसके बाद हार्मलेस वे, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी तरह का, कोई नुकसानात नहीं होना चाहिए, ये बीमारी का और पैथोलॉजी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हार्मलेस तरीके से करो, आस्ते आस्ते करो। उसके बाद ऑन इजली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल नहीं कहा है मैंने, प्रिंसिपल्स कहा, इसमें एस दिया, एक एक वर्ड उन्होंने एक एक चुना, यानी कि एक नहीं है प्रिंसिपल, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो इसका कनेक्शन हेनेमन ने कहा दिया, अफोरिज्म 22 में। अगर हम अफोरिज्म 22 में जाते हैं, उसमें हेनेमन ने कहा है कि किस तरीके से करना है, परमानेंटली रिमूव करना है, चेंज लाना है हेल्थ में। किस तरीके से, सिर्फ 2 तरीके से, सिमिलर या ऑपोजिट, या सिमिलियर या कॉन्ट्रारियर। ये 2 की बात 22 में जाकर उन्होंने एक समझाई। तो हर चीज एक दूसरे से ऑर्गेनिक में जो है इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा है। कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए, 2 तरह का, अकॉर्डिंग टू हेनेमन, या सिमिलियर से इसको ठीक करो, या कॉन्ट्रारियर से इसको ठीक करो, वरना छोड़ो। ये है एक्यूट डिजीज में ठीक करने का तरीका, ये है क्रॉनिक डिजीज में ठीक करने का। पहले बताया कि क्या पर्पस होना चाहिए फिजिशियन का क्योर करने का, उसके बाद किस तरह से हमको क्योर करना है, हाईएस्ट आइडियल क्या है हमारा क्योर करने का, ये क्योर करने का हमारा तरीका है। इस चीज को, ये प्रिंसिपल के साथ आपको करना है।
ये 2 प्रिंसिपल मैंने बता दिया हनेमन ने कहा। वो हर चीज अफॉर्डम 1 फिर 2 सब लाइन बाय लाइन एकदम आते गए। हम लोग सीधा जाते केस टेकिंग, सीधा ड्रग प्रूविंग। यहाँ बेसिक ही नहीं पता हमको। अफॉर्डम 1 से स्टार्ट कर दिया हनेमन ने ऑर्गेनन की कहानी प्रैक्टिकल में, कैसे पेशेंट को तुम्हारा क्या पर्पस होना चाहिए। बहुत ही गहरी बात। आइडियल क्योर तो मैंने भी पढ़ा है, पर कभी एफोरिज्म 22 से रिलेट नहीं किया। शायद मैं दोबारा से 5th या 6th एडिशन खोल के उसे 22 से आज को रिलेट करूंगी कि हाउ इज इट इज कोरिलेटेड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉस ये बताइए, हाउ कैन वी प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 6? इसमें तो देखिए, ये क्वेश्चन इतनी, ये अफोरिज्म इतना इंपॉर्टेंस है, इतना मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये अफोरिज्म। किस लिए? इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर है, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए पसंद है कि हेनेमन ने, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं, मटीरिया मेडिका पढ़ रहे, रेपर्टरी कर रहे, सब कुछ कर रहे पेशेंट, लेकिन बेसिक कहाँ से आया? ऑर्गेनन से आया, उसी को हम लोग छोड़ देते। प्रिस्क्राइबिंग कहाँ कैसे करना है, ये हेनेमन ने बताया है। कैसे बताया है? अफोरिज्म 6 में बताया। क्या बताया? पहले तो आप अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर हो जाइए, जो कि उन्होंने आपको इसमें भी कहा है, फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में भी, प्रिजुडिस वगैरह नहीं होना। फिर आके इसमें कहा, क्योंकि जान रहे कि फिजिशियन ऐसे भी आएंगे, इमोशनली होंगे, पेशेंट की दुख तकलीफ सुन के उसको अपने इमोशन में बहते हुए, मेरे साथ बहुत होता है। अब हम ये चीज अपने अंदर चेंज कर दे, पेशेंट कोई भी लेडी अगर आके रोती है पीछे, बहुत दुख पड़ा, मेरा सारा इग्निशिया की तरफ दिमाग चला जाता है कि नहीं बेचारी कितना सर्वाइव की, कितना उसको स्ट्रगल करना पड़ा वो ये सुन। अब आस्ते आस्ते वो चीज हम छोड़ रहे। इसमें क्या अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर कहा है मैंने, पहले आप अनप्रिजुडिस हो जाओ, सारा इमोशनल ये सब चीज छोड़ दो, पेशेंट है, पेशेंट की तरफ समझो। और हेनेमन ने प्रिस्क्राइबिंग असल बताया है इसी में, अफोरिज्म 6 में। हम लोग जो पेशेंट आता है, केस टेकिंग करते हैं, क्या कंप्लेन है, क्या तकलीफ है, सारा लिखना शुरू कर देते। पेशेंट आती बैठता नहीं, उससे पहले हम लोग अरे ऐसे बैठा, अरे वैसे बैठा, ये किया वो किया, सब कुछ लिख देते। हेनेमन ने यहाँ पर मना किया। हेनेमन ने कहा अफोरिज्म 6 में, टेक नोट नथिंग, कुछ मत लिखो। क्या लिखो? एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कहां से उसके बॉडी और माइंड में चेंज आया? तुम लिख रहे हो जो सारा बकवास है मेरे लिए। मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंस वो चीज है, कहां से क्या चीज में चेंज आया, कब चेंज आया। डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत अच्छे से रहती थी, सब कुछ। उस इंसान ने जो मेरी इज्जत को रौंदा है, मुझे जलील किया, मुझे बेइज्जत किया, उसके बाद से मेरे सारी तकलीफें डॉक्टर साहब मेरे बढ़ के आ रही है। उसमें हम फिर कहाँ चले? रिजर्व डिस्प्लेजर, अगर आप लाइकोपोडियम में देखिए, नेट्रम्यूल, लाइकोपोडियम, इग्नेशिया, स्टेप्सिगेरिया और रिजर्व डिस्प्लेजर का मतलब होता है इज्जत को रोन देना, कुचल देना, मचल देना उसको। सारी इस लेवल का डॉक्टर साहब मेरे साथ जिंदगी में हुआ है। डॉक्टर साहब मैं पहले एकदम ठीक थी, कुछ नहीं होता था, जब से मुझे कुत्ता काटा है उसके बाद से दिख रही है मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे छींक आने लगा है। ठंडा में ठीक रहता है डॉक्टर साहब, गर्मी में जहां धूप में मैं निकलती हूँ मुझे तकलीफ होने लगता है। गिव लाइसिन कहां से चेंज आया? उतना दिन से ठीक थी, कुत्ता नहीं काटा वहां। डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब से मेरा बाप मरा, जब से मेरी फादर की डेथ, मुझे ऐसा दुख हुआ है कि मैं किसी को बताती नहीं है, आपसे सिर्फ कि मुझे दवा मिल सकेगा, मुझे सुकून मिल, सिर्फ आपसे कह रही हूँ, मैं अंदर दिल में दबा के ये बात रखती हूँ। उसके बाद से मुझे बाप फादर की अपनी जब याद आती, मुझे ऐसी लंबी सांस आती है, सिगरेट की धुआं। डॉक्टर साहब हमको गिव इग्निशन, कहा जहां से चेंज हुआ बस वहीं से। डॉक्टर साहब मुझे जब से डर लगा है, मुझे ऐसा डर लगा, एक आदमी का, मैं जा रही थी रास्ता में मर्डर देख ली, उसके बाद से डॉक्टर साहब मुझे घर से निकला नहीं जाता, मैं घर में घूमती रहती हूँ, एक जगह मुझे बैठा ही नहीं जाता, भर भर के पानी गिव इग्निशन। डॉक्टर साहब जब से ये बीमारी तकलीफ हुई, मुझे लीवर की कंप्लेन आई है, तब से, उससे पहले मुझे ठीक थे, उसके बाद से मुझे मीठा की इतनी ख्वाहिश हो रही है, और फिर उसके बाद में गर्म खाता हूं तो कुछ अच्छा लगता है।
और मैं किसी के बात अब सुनता नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं, गिव लाइकोपोडियम। तो ये सब कहा है, एक्सेप्ट द चेंज बॉडी एंड द माइंड, यही प्रिस्क्राइब है। हनीमैन कहता है यहीं पर प्रिस्क्रिप्शन है तुम्हारा, और कहीं नहीं है। कहां पे? एक्सेप्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, यहां से आप प्रिस्क्राइब कर दो, और मत कुछ लिखने का जरूरत है, लिखना यही है तुमको, और बाकी जितना लिख रहे हो सब तुम्हारे लिए बकवास है, किसी का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज में। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 6 में मॉर्बिड फेनोमेना। व्हाट इज मॉर्बिड फेनोमेना? डिजीज सिम्टम, ये तुम जान लो, ये बीमारी की सिम्टम्स है। पेशेंट आते ही सबसे पहले यही कहानी सुनाता है, डॉक्टर साहब लीवर में तकलीफ है, यहाँ दर्द रहता है, इस तरफ आते हैं तो थोड़ा ऐसा रहता है, बस वो बीमारी का बात करेगा सारा, अपना कुछ इंडिकेशन कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ बीमारी की बात करेगा। उसके बाद हनीमैन ने पहला इंपॉर्टेंस किसको दिया? डिजीज को दिया, कि डिजीज के सिम्टम को सुन लो, क्योंकि पेशेंट आके पहले वही बात करेगा। उसके बाद कॉमा देके कहा एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट? उसके लाइफ में ट्रॉमा कहाँ से आया, ट्रिगर कहाँ से हुआ, ये चीज बना कहाँ से? लीवर के कॉम्प्लिकेशन, पहले बहुत शराब पीते थे, ट्रॉमा, एक्सीडेंट। उसके बाद उन्होंने कहा सिम्टम, पहले पेशेंट डिजीज बता दिया, उसका बता दिया कैसे हुआ, उसके बाद उसका सिम्टम निकालो, जो वो सिम्टम आके बताएगा डॉक्टर साहब यहाँ रब करते तो आराम मिलता है, ये तुम्हारा, क्योंकि इससे पैथोलॉजिकली एक्सीडेंटली कोई कनेक्शन सिम्टम की नहीं, ये सिम्टम, ये मेरा प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है, ये मेरा सिम्टम। ये सारी बात हम लोग पढ़ते हैं, टीचर से सुन लेते, उससे सुन लेते, सबसे वाह वाह क्या बात है, उन लोग कुछ नहीं कहे, ये ऑर्गेनिक कहा है, हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग वैसा टीचर के पास, हम लोग के टीचर की खासियत इतनी अच्छी है कि वो बुक खोल के एक एक लाइन दिखाते कि यहाँ लिखा हो, मेरा बात मत सुनो, देखो वहां पे क्या लिखा है बात। उसके बाद ये सब सिर्फ हो जाने के बाद फिर हनीमैन क्या कहता है कि पेशेंट सबसे पहले क्या फेल्ट करता वो चीज सुनो। डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, ऐसी बात है, ये कहानी, ऐसी तकलीफ होता, ये होता, वो होता, सारा चीज ये पहले सुन लो पेशेंट। उसके बाद क्या करना है तुमको कि पेशेंट के साथ जो उसका कंपेनियन आया है उसकी बातें सुनो। उसके बाद जाके ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, पहला ऑब्जर्वेशन फिजिशियन को नहीं दिया है हनीमैन ने, थर्ड इंपॉर्टेंस दिया है, पहले पेशेंट क्या फील करता है वो, उसके बाद उसके सराउंडिंग वाले क्या फील करते हैं वो, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जर्विंग का इंपॉर्टेंस है। नहीं है हम लोग जो पहले ही देख के जो बोल देते कि अरे ऐसी बात है वैसी बात है, ये थर्ड इंपॉर्टेंस हनीमैन ने। तो हनीमैन ने कहा कि ये चीज हो जाता है, पहले तुम अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर बन गए, फिर तुम क्या नोट किए कि कहां से चेंजेस आ रहा है, उसके बाद जब तुमको मॉर्बिड फेनोमेना, एक्सीडेंट, सिम्टम पता चल गया है, ये सब चीज हो गया है, उसके बाद तुम्हारा क्या काम है? उसके बाद काम है कि पेशेंट से सुनो, उसके बाद पेशेंट के रिलेटिव से सुनो, उसके बाद तुम ऑब्जर्व करो। ये सारा चीज जब बन जाता है तो हनीमैन ने उसके बाद कहा है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। ये बता दिया, ये पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज हो गया, ये सारा चीज हम लोग कर लिया। उसके बाद हनीमैन ने कहा ये सब चीज समझा दिए, इस सब एक इंटरकनेक्टेड। फिर अफोरिज्म 7 में हनीमैन ने कहते हैं नो, ये सारा तो कर लिए, अब सुनो क्या करना है। अब फिर क्या करना है कि मैंने तुम्हें बता दिया एक्साइटिंग कॉज कहां हुआ है, मेंटेनिंग कॉज क्या रह रहा है, कॉजा ओकेशनलिस किस ओकेशन की वजह से हो रहा है। उसके बाद ये सब चीज हटाने के बाद आप अपना मेडिसिन दो। फिर भी नहीं कुछ अगर होता है इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम, समझ लो यहाँ पर माइजम का प्रॉब्लम है। तो ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग, कितने लोग अपने केस टेकिंग में इसको फॉलो करते हैं, सब भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा फेलियर होता है, मेडिसिन जब नहीं काम करता पेशेंट का, तो हम लोग यही सोचते हैं कि कहाँ लैक हुआ, यहाँ लैक हुआ हमारा, कि जो हनीमैन के सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हमने फॉलो नहीं किया। पहले अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर बन जाए, पहले वो चीज नोट करे जहां से उसकी चेंजेस आ रही है, फिर उसके बाद मॉर्बिड फेनोमेना वाली बातें हम लोग करें, फिर एक्सीडेंट वाली बात करें, फिर सिम्टम ले, फिर पेशेंट से पूछे, फिर पेशेंट की कंपेनियन से, फिर अपना ऑब्जर्व करें, फिर ये सब। उसके बाद फिर कहाँ मैनिफेस्टेशन, कहाँ पे एक्साइटिंग कॉज हो रहा है, कहाँ पे मेंटेनिंग कॉज हो रहा है, ये सब कॉजा ओकेशनलिस किस खाली ओकेशन पे रहा सिम्टम, उसके बाद चला गया, मत करो, छोड़ दो ओकेशन, क्योंकि ओकेशन पे आ रहा है। एज अ होल एक्सटेंट पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज होना चाहिए पूरा,
ये सब अगर आपको मिल जाता है तब आप मेडिसिन, ये होता है हैनेमन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब। Such a deep and insightful thought, boss. But questions should continue. हम और नॉलेज लेते रहेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इंडिकेशन इम्पोर्टेंस? आपने इतना बताया, पेशेंट बताएगा, इंडिकेट करेगा, एंड एन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में किस एफोरिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस दी गई? आज हम बात ऑर्गेनन की ही करें। और इंडिकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ये भी हम लोग जो बोलते हैं कि इंडिकेशन, ये पेशेंट में ये दिखा, ये अनकॉमन सिम्टम, ये सब ऑर्गेनन से हम बोल देते हैं अनजाने में, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने ऑर्गेनन को कहा है, ऑर्गेनन को कोड किया। ये सबसे पहले हैनेमन ने सीक्वेंस पे आया, अफोरिज्म 1 को कहा फिजिशियन कैसा होना चाहिए, कैसा क्योर करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। फिर अफोरिज्म 3 में हैनेमन ने क्लियरली कह दिया, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड, जब पेशेंट को पता चल गया कि हमको क्या क्योर करना है डिजीज में, उसके बाद हैनेमन कहता है दैट इज टू से, उसका एक एक बात जो मैं शुरू से कह रहा हूं, हर एक एक वर्ड का कितना है, दैट इज टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो मैं बताना चाहता हूं, यही मैं बोलना चाहता हूं, यही मैं सुनाना चाहता हूं लोगों को। क्या? एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज, हर बीमारी का इंडिविजुअल जो केस डिजीज आता है उसमें हमको क्या रखना होगा, नॉलेज ऑफ द डिजीज। नॉलेज ऑफ द डिजीज क्या होनी चाहिए कि हमको सर्दी हुआ है बहुत, तो नजल कटार है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ड्यूटी इन्फेक्शन हुआ, किसी तरह का भी हुआ, कुछ भी, और इसमें हमको पता चल गया क्या क्या होगा, स्नीजिंग होगा, नजल डिस्चार्ज होगा, इस तरह से रेड इची आई होगा, ये सब सारा कॉमन। ये क्या है, हम बीमारी के बारे में पढ़ लिए, ये डिजीज सारा। उसके बाद मैं, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, गर्म रूम में रह रही हूँ, मेरी तकलीफ बढ़ जा रही है, खुला हवा में जाने से हमको आराम मिल जा रहा है। ऐसा कोई भी डिजीज में, ये डिजीज में, नजल इन्फ्लामेशन में, ये सिम्टम ही नहीं, क्योंकि वो पेशेंट और क्या है, बहुत दिन से घर से अपने दूर है, बहुत अब चाह रहा है दोस्त लोग बात कर रहा है, साथ मिल रहा है, तो उसको वो चीज ज्यादा पसंद आ रहा है। ये सारा बीमारी से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट पल्सर है, डिजायर पल्सर, उसको पल्सर चाहिए। क्या? ये इंडिकेशन हैनेमन ने कहा, नॉलेज ऑफ द डिजीज, आपको नॉलेज हो गया, बीमारी आप पढ़ लिए, पैथोलॉजी पढ़ लिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ लिए, अब आओ, अब क्या हो, ये सारा पढ़ने के उसके बाद इंडिकेशन देखिएगा। थर्ड अफोरिज्म में नॉलेज ऑफ द डिजीज कहने के बाद कॉमा देके कहा इंडिकेशन। हमको नॉलेज देने के बाद इंडिकेशन कहां से लेना, कि जो अवे फ्रॉम द डिजीज है। उसके बाद उन्होंने कहा इफ, ये हो गया, ये जान गया, इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, क्या उसको अब देना है मेडिसिन, उसको पता चल गया, दैट इज टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो मैं बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, कि हर इंडिविजुअल मेडिसिन के बारे में। अब क्या कहा, मेडिसिन का इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन पावर, कि ये मेडिसिन के पावर मेरा कितना है, बसो बसो, ये मेरा मेडिसिन का पावर क्या है। अगर तुम पावर भी जान लियो, इफ, हाउ वी नो कि हमको अडेप्ट कैसे करना है, अगर ये सब सारा चीज अगर तुम जान रहे हो, रिकवरी मस्ट इंश्योर, वो गारंटी देता है कि रिकवरी होने का। ये सारा हो जाने के बाद मेडिसिन का रेमेडी जानते हैं, मेडिसिन का रेमेडी अगर जानते हैं, उसके बाद कहा कि मेडिसिन भी अगर तुम समझ गए, डिजीज समझ गए, उसमें इंडिकेटेड किया, फिर इंडिकेशन की बात है। अगर ये सब सारा चीज हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे ऑब्स्टिकल आते हैं, आइदर माइजम के थ्रू, या आइदर मेंटेनिंग कॉज, या आइदर एक्साइटिंग कॉज, उसको हटा दो। ऐसे टाइप की ट्रीटमेंट को हैनेमन कहता है कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग हार्ट। ये हैनेमन इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन को कहता है कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हुआ। नॉलेज डिजीज का ले लिया, इंडिकेशन कहा है वो मैंने साइड कर दिया, नॉलेज मेडिसिन की ले लिया, इंडिकेशन कहा है वो समझ गए, पावर मेडिसिन की समझ गए, उसके बाद कितना डोजेज देना हम समझ गए। अगर ये सब सारा चीज जान लिए हो, उसके बाद तुम प्रिस्क्राइब करो, उसके बाद तुम्हारा रिकवरी
मस्ट इंश्योर, उसका गारंटी हैनेमन देता है कि रिकवरी होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे टाइप की रिकवरी को, ऐसे टाइप के ट्रीटमेंट को हैनेमन कहता है ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। होम्योपैथी का सबसे सच्चा प्रैक्टिशनर अगर कोई है तो यही है, जो अफोरिज्म 3 के थ्रू करता है कि इंडिकेशन और डिजीज का डिफरेंशिएट करता है। हम लोग सिर्फ बोल देते हैं अरे ये डिजीज पढ़ लिया, ये इंडिकेशन है, ये इसमें था, दे दिया। मैंने कहाँ कहा है? अफोरिज्म 3 में कहा, 80 में केस टेकिंग में नहीं कहा। ये सब तो सारा सीक्वेंस से बात करते हुए चलता गया है। तो ये इंडिकेशन होता है। आदमी लोग पढ़ लेता है अरे 153 है, अनकॉमन पिक्यूलियर, ये सब ठीक है, सब अनकॉमन पिक्यूलियर, लेकिन अनकॉमन कैसे समझेंगे, कहां से? अफोरिज्म 3 से। अफोरिज्म 3 से अंडरस्टैंडिंग होगा मेरा कि ये बीमारी है। एक पेशेंट मेरे पास आता है, वो लंबी लंबी सांस लेता है और उसकी लाइफ में दुख है, अगर हम इग्नेशिया दे दिए तो। लेकिन बाद में, लेकिन अगर मुझे एजमा का, इम्फाइसीमा का, सीओपीडी का, अगर हमको डिजीज के बारे में पता ही नहीं तो हम तो वो एज अ डिजीज वाला सिम्टम ले लिए। इसके लिए वो कॉमन है ब्रीथलेसनेस, जरूरी नहीं है कि दुख की वजह से उसका हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, हेल्दी पर्सन है, लंग्स का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई नहीं, जब दुख सोच रहा है तब ऐसी लंबी सांस आए, जब कोई प्रॉब्लम जिसे इनवॉलेंट्री साइड, तब मेरा इग्निशिया काम करेगा। तो यहाँ पैथोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है। हम लोग सोचते हैं होम्योपैथिक में सिर्फ खाली मटेरिया मेडिका पढ़ लो हो जाएगा, नहीं। मैंने कहा है सबको सीक्वेंस की तरफ, मेडिसिन भी पढ़ना होगा, मेडिसिन का पावर को भी समझना होगा कि क्या हो सके। तो ये इंडिकेशन की बात हैनेमन ने अफोरिज्म 3 में कही। बहुत ही खूब। मेरे समझ नहीं आ रहा है आपके आंसर्स प्रोसेस करूं या अगला क्वेश्चन पूछूं। मुझे एक हफ्ता लगेगा इस वीडियो को बार बार देख के आपकी बात प्रोसेस करने के लिए। दिस इज सो मच डीप, आई रियली कमेंडेबल। नहीं मतलब हम अगला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन सही से कर पा रहे हैं ना, चीजों को समझ आ रहा है ना कि जो बताना चाह रहे अरे थे बहुत बात। गहराई में कर पा रहे हैं बॉस, हफ्ता भर चाहिए इसे दोबारा सोचने के लिए, दोबारा वीडियो देख के करने के लिए। मैं क्वेश्चंस भूल जा रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि साथ में बह जाते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसमें ही सोच रहे हैं कि अरे हाँ ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ये परसेप्शन तो सोचा ही नहीं था। बॉस मुझे ये बताइए कि आपने इतना क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑर्गेनन का बताया। इफ आई आस्क यू कि मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनन को आप प्रैक्टिकल लाइफ में साथ में कैसे जोड़ेंगे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरिया मेडिका विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनन इन प्रैक्टिकल लाइफ? तो इसका मैंने कि क्या? अफोरिज्म 6 में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, टेक नोट नथिंग एक्सेप्ट द चेंज। अब वहां पे जो चेंजेस आए ये सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने कहा ना कि सब मटेरिया मेडिका ऑर्गेनल ये सारा सिम्टम, जैसे कि ये था ये सिम्टम जो पेशेंट के अंदर चेंजेस आए, उसके बाद से कि मेरे अंदर एक बीमारी कोई डेवलप हुआ, किसी ने बहुत बोला, उसको मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसके ऊपर निकाल नहीं पाया, मैं दूसरे लोगों पे चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, बोलता हूँ। उसके बाद से मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, इनएफेक्चुअल अर्जिंग रहने लगा स्टूल पर। अब फिर लोगों पे गुस्सा करना, चिल्लाना, बकना, बोलना, ये मेरा हैबिट हो गया। तो कहां से ये दूसरे आदमी ने मुझे ऐसा बोला, उसके बाद से मेरे अंदर ये जो चेंजेस आई है। तो ये सारा ऑर्गेनन का और मटेरिया मेडिका का ये हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। हमेशा हम लोग वो कहे ना मैंने शुरुआत में कि हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं कि हम लोग बात ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, कि टीचर ये बता दिया, सुन लिया, मैंने कह दिया, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर देते। तो हमेशा जितना भी प्रिस्क्राइबिंग मैंने देखा है, पापा को जब केस टेकिंग पापा अच्छा से, पापा ने कहा है कि जब तक ऑर्गेनन तुम्हारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक तुम्हारा केस टेकिंग अच्छा कभी नहीं होगा। अफोरिज्म 5 में अगर आप देखिएगा, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस है मेंटेनिंग कॉज के बाद, उसमें हैनेमन ने 5 पॉइंट लिखा है, बता दिया कि पेशेंट को यही चीज हम लोग पेशेंट में तो देखते हैं, यही तो मटेरिया, यही ऑर्गेनल है। पहला पॉइंट, हिज मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर,
उसके बाद क्या, उसका ऑक्यूपेशन। लोग बोलते हैं कि मतलब कि ऑक्यूपेशन हम लोग क्यों पूछते हैं, ये ऑक्यूपेशन से काम आता है। हमारे यहाँ इतनी पेशेंट बाहर से आते हैं जो रूरल एरिया, वो लोग सोना का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं। उसमें क्या है, उन लोग को हाथ में अपने मरकरी लेके काम करना पड़ता है, खुद से पिघला के सारा चीज करना। अब वहां पे वैसा ये जो कहते हैं कि हम लोग साफ सफाई ये वो उतना नहीं रहता। उनका हाथ धो लिया तो कभी धो लिया, उसी से खा लिया। तो कितना मरकरी का इन बॉडी में इन बिल्ड हो रहा है। हाथ से पेस्टिसाइड फेंकते, आर्सेनिक फेंकते। एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने पापा को देखा था, एक पेशेंट का था, पूरा आर्सेनिक का सिम्टम। पापा ने जब कहा कि मतलब आप काम क्या करते हैं, मैं खेत में काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ, पेस्टिसाइड फेंकता हूँ, ये वो ऐसे। पापा ने कहा क्या मतलब पेस्टिसाइड में क्या केमिकल रहता है, वो क्या, बोले आर्सेनिक रहता है। सिम्टम फास्टिडियस इन पूरा नेचर। पानी का प्यास थोड़ा थोड़ा हर थोड़े थोड़े देर में। पापा ने उसे आर्सेनिक, बहुत चिंतित है, उसका सारा कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन था उसको, ठीक हो गया। तो ऑक्यूपेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। मेरे कमर में दर्द है, हम लोग लिख देते हैं अरे लंबर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ये पूछते नहीं काम क्या करते। 10 साल से कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे, ऑफिस में 10 आवर्स बैठ के हमको कंटिन्यूएशन काम करना पड़ता है। तो मेंटेनिंग कॉज है, जितना दवा दे तो तुम्हारा सर नहीं खत्म होगा जब तक वो उस चीज को नहीं हटाओ। आप आधा घंटा काम करिए, 10 मिनट वॉक करके आइए। 1 घंटा काम करिए, 10 मिनट वॉक करके आइए, थोड़ा बॉडी को मूव कर लीजिए। दवा कभी ठीक नहीं करेगा। ये मेंटेनिंग कॉज हमको हटाना पड़ेगा। मोड ऑफ लिविंग हैबिट, रहने का तरीका, सेडेंटरी लाइफ है, गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। यहाँ कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कहाँ से देखना है, एज, इंसान का ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग हैबिट, ये सारा जो हम लोग पूछते हैं केस टेकिंग में, ऐसे जो इंडिकेटेड हम लोग निकालते हैं मटीरिया मेडिका से, जो दवा हम लोग चुनते हैं ऑर्गेनिक के थ्रू। हम लोग को पता ही नहीं रहता कि ये ऑर्गेनिक की बात है। हाँ, एक टीचर को देखा केस टेकिंग ऐसे कर रहा था, मैंने भी उस तरह से उनसे सीख लिया, जाके कर लिया। कहाँ से कियो, वो तो बेसिक तो पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये कहा, लंबर का कंप्लेन काम कर रहा है, हम मेडिसिन जितना सिम्टोमेटोलॉजी जितना भी हम मटेरिया से दे, फेल करेगा करेगा जब तक मेंटेनिंग कॉज हम नहीं हटाएंगे उसको। तो ये इंपॉर्टेंस मटेरिया का है, ये इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक का है। उसको मेंटेन भी कराएंगे, उसको मेडिसिन भी देंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ता रहेगा, चलता रहेगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो कभी नहीं बढ़ेगी। जी। शायद आपके क्लिनिक का भी टाइम हो गया, आपके पेशेंट्स भी आने लगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी। जी, जी, मास्टर हनुमान ने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में कहा है कि कुछ अफोरिज्म में ऐसा कहा है कि दवाई देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं और कौन से अफोरिज्म हैं टोटल, जहाँ पे मास्टर हनुमान हाँ, ने कहा है नो मेडिसिन शुड बी? टोटल 8 जगह हैनेमन ने कहा है ऑर्गेनल में, 8 प्लेसेस। और सबसे बेस्ट कहा है अफोरिज्म 16 में हैनेमन ने कहा है फुट नोट में, इमेजिनरी डिजीज में कोई मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं। मैं अफोरिज्म खाली बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और एक बात सिर्फ इस पे बोलूँ, अफोरिज्म 16 के फुट नोट में कहा है 6th एडिशन में, अफोरिज्म 17 के फुट नोट में कहा है, अफोरिज्म 74 से 76 तक कहा है, अफोरिज्म 77 में कहा है, अफोरिज्म 91 में कहा है, अफोरिज्म 96 में कहा है, अफोरिज्म 150 में कहा है, और अफोरिज्म 225 एंड 226 में कहा है। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। ये मैंने पापा की बुक है पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, उसमें से ये मैंने थोड़ा चोरी किया है, उसमें से ये बात निकाली है मैंने। और इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि एक मैं आपको इसके साथ रेफरेंस के साथ ये बोल के बात को ये करूंगा। मुंबई से बहुत लोग आते हैं पापा के पास सीखने के लिए। स्टूडेंट लोग आते हैं कि मैंने आपका नाम सुना है सर, मैं आया हूँ यहाँ कुछ दिन क्लिनिक में रहना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। बोलता कोई नहीं है कि मैं आके यहाँ सीख के गया हूँ, सिवाय एक इंसान के, गौरंग गायकवाड़ सर के। वो डंके के चोट पे कहते हैं कि मैं डॉक्टर एल एम खान से, डॉक्टर सुभाष सिंह से कलकत्ते में सीख के आया। बाकी कोई नहीं कहता, सब आता है, सीखता है, चला जाता है। तो वैसे ही एक इंसान की बात मैं कहूंगा, मुंबई से आया था सीखने के लिए यहाँ पे पापा। तो मेरे टीचर है डॉक्टर गोविंद गुप्ता सर, उनके वजह ही से मैं कहूंगा कि पापा के बाद अगर किसी का सपोर्ट है मुझे डॉक्टर बनाने में, तो उन्हीं का है। वो फर्स्ट बीएचएमएस से लेके फाइनल बीएचएमएस तक हर एक सब्जेक्ट उन्होंने मुझे पढ़ाया।
घर आ आके मुझे पढ़ाया। इवन ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम की मैं एग्जाम अब देने जा रहा हूँ, तो भैया वो एनआईएच के असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो क्लासेस अपनी छुट्टी लेते थे मुझे पढ़ाने के लिए, इतना डिवोशन है उनका मेरे लाइफ। तो वो थे, मेरे भाई थे, हम मुंबई से आए थे, तो मेरे भाई दिन में लंच वंच नहीं किए थे, बाहर ही थे, तो उन्होंने समोसा खा लिया बाहर, तो उनको रिफ्लेक्स होने लगा, हार्ट बर्निंग वगैरह ये सब होने लगा। तो वो फट से मतलब कि फिर क्लिनिक पे गए, भाई थे और मेरे सर थे गोविंद गुप्ता था, उन्होंने लैपटॉप निकाला, टाइप किया, रेपर्टरी से निकाला, टेक नक्स फॉर्मिका रेपर्टरी में आ रहा है। तो फिर वो बोले कि ठीक है पापा आ जाते तो कुछ नहीं, तो पापा क्लिनिक पे गए, तो कहा कि पापा ऐसा ऐसा ये हुआ है, नक्स फॉर्मिका मैं ले लूं? तो पापा ने कहा कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, दिस इज फॉर इनडिस्पोजिशन, तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं, ऑयली फूड ले, रात में खाना मत खाना, थोड़ा फ्रूट खा लेना, पानी पीना, सो जाना, कल तक ठीक हो जाएगा। तो यहाँ क्या मेंटेनिंग कॉस्ट, क्या अचानक एक्साइट किया, इससे तो कोई ट्रबल नहीं हुआ। तो यही इंपॉर्टेंस है, कब मेडिसिन देना है कब नहीं देना है मेडिसिन, किस कंडीशन में देना है किस कंडीशन में नहीं देना है मेडिसिन, कहाँ वेट करना है कहाँ वेट नहीं करना है मेडिसिन को। और मैं बहुत थैंक्स करूंगा डॉक्टर गौरंग सर को, वो हमेशा इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि मैंने पहले इंस्टाग्राम लाइव शुरू किया कि मैं भी सर ऐसा करना था, वो पहले शख्स थे, कहा बिल्कुल कर तू मत रुकना, तू कर आराम से, मैं आऊंगा, मुझे बोल, मैं तुझे ना नहीं बोल सकता। उनका उस वक्त वो अपना पूरा सेशन चला रहे थे, उस वक्त तो उन्होंने टाइम निकाल के कहा कि नहीं मैं बोलूंगा। तो बहुत ही उनका शुक्रिया इस चीज में कि, और मैं वही कहूंगा कि मुंबई के वही एक है जो एकदम खुलेआम एकदम कहते हैं कि हाँ मैंने कलकत्ता से भी सीखा है, मैंने सीखो हर जगह से, करो जो तुमको सही लगता है, जहां से तुमको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, सीखने में कोई ये नहीं। जैसे कि मैंने आपका वो सेशन सुना था रंजन पलेसर सर का, बलसारे सर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, उनका मैं सुनता हूँ, मैं बहुत ही सिलेक्टेड आदमी का सुनता हूँ जिनका लगता है मुझे कि हाँ ये है बात। तो उन्होंने कहा था ब्रैनिया वाले केसेस में कि फीवर के वक्त रहा है, ब्रैनिया और यूपिटोरियम का कंपैरिजन बताया था उन्होंने कि पसीना रहे ऐसा वैसा ये। तो मुझे एक चीज खाली उसमें ऐड करना था, ये चीज कि मुझे ये लगा कि उनको ये अगर बंगाल से कोई पढ़ता है तो वो रेफरेंस का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा होता है कि रेफरेंस देना चाहिए। हो सकता है मे बी वो बोलना था और भी बहुत कुछ बोलना था। तो यूपिटोरियम का रिलेशनशिप में ये बात लिखा हुआ है कि दोनों जो है ब्राइनिया और यूपिटोरियम दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, दोनों का कंडीशन अलग कब होगा, ब्राइनिया में पसीना ज्यादा होगा, यूपिटोरियम में पसीना नहीं होगा। उसके वक्त उसको पानी का प्यास, वो रेस्टलेसनेस नहीं रहना चाहेगा, वो रेस्टलेस आराम करेगा पेशेंट, पूरा रेस्ट में रहेगा ब्राइनिया, ये आराम नहीं करेगा, रेस्टलेस रहेगा। ये यूपिटोरियम के रिलेशनशिप में लिखा हुआ है, रिलेशन लास्ट में एकदम जाके बहुत ही अच्छा। तो मैं कहा कि उसका चलो एक बार उस चीज का रेफरेंस दे दूं। तो So here we are, ending of the session. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम कि आपने आपने मुझे इतना एबल इम्पोर्टेंट समझा टाइम कि दिया। मैं यहाँ पे आके आपके इतने बड़े चैनल में आके बोल सकूं, और आपने लाइक समझा कि मैं एपिसोड आपका जो ये पूरा सेशन चलता है एवरी संडे का, और ये कंटिन्यूशन, इसमें इतने बड़े बड़े लोग आके बोल चुके हैं, मतलब कि मेरे ख्याल से सारे होम्योपैथ जितने भी लेजेंडरी है वो लोग सब आ चुके हैं इसमें, और उसमें एक मेरे जैसे छोटे इंसान को आपने बुला के जो इतना नहीं इज्जत अफजाई किया, बहुत बहुत उसका शुक्रिया, बहुत। नहीं 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 बॉस, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे हम पास आउट होते हैं हम वैसे कलीग्स हो जाते हैं। मुझे किसी महान आदमी ने कहा था, कोई सीनियर जूनियर नहीं रहता, इधर बीएचएमएस की डिग्री हाथ में आई, इधर सारे कलीग्स हो जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस रह जाता है जो आपको भी वक्त के साथ आएगा, मुझे भी वक्त के साथ। पर मेरा यकीन मानिए, इट वॉज अ वेरी डीप, वेरी इंसाइटफुल, वेरी नॉलेजेबल सेशन, और पूरा हफ्ता भी रोज देखा जाएगा तो इसमें से रोज कुछ नया निकलेगा और पढ़ने के लिए कुछ निकलेगा। मेरा यकीन मानिए, ऐसे सेशंस बहुत कम होते हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, हमें दोबारा सोचने पे मजबूर करते हैं। और हमारा एपिसोड 66 आपके साथ उनमें से एक सेशन था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे लिख भी रहे हैं, ये पहला सेशन ऐसा था जिसमें किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी तरह सब लोग सिर्फ सेशन सुनने में लगे हुए।
कोई सवाल नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं, ले रहे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और सब यही बोल रहे हैं कि बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने भी ऐसी ही टॉपिक लिया कि केस टेकिंग सब पढ़ाता है, माइजम की बातें सब कर, ये जो बेसिक चीज है वो कोई नहीं बोलता, जहां से हमको सही में एक्चुअल में पता चलता है कि कहाँ इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक का। इसीलिए मैंने कोई और अफोरिज्म नहीं चुना, सिर्फ ऐसा ऐसा कि जो अफोरिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जो अफोरिज्म की कोई बात ही नहीं करता है। सीधा सारा लोग केस टेकिंग, ड्रग प्रूविंग, माइजम। मैंने एक दिन एग्जाम के टाइम था कि पापा को कहा कि पापा मुझे माइजम पढ़ा दीजिए, मेरे एग्जाम में आने वाला है। तो पापा हंसने लगे। पापा ने कहा ये क्या है, ये क्या समझता है माइजम को, कि बाप आज तक माइजम पढ़ रहा, समझ नहीं पाया। ये बोलता है एक दिन में हमको माइजम समझा दो। तो ये सब चीज पे नहीं बोलना, और ये सब चीज मतलब कि एक मीडिया लाइन जो है बहुत ही छोटा जगह है माइजम जैसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए बेसिक पहले हम लोग समझ ले, उसके बाद फिर सारा चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक प्रॉमिस लेते हैं अपने सारे गेस्ट से कि आप दोबारा आएंगे और दोबारा एक एपिसोड करेंगे बिल्कुल, जब गेस्ट आप ऑफ कहेंगे। कर। जब अब हम फ्रीली हैंड हो गए एकदम, जब आप कहेंगे। बहुत बहुत अंदर अंदर मतलब एब्जॉर्ब किया है, बहुत छुप छुप के रहे, अब नहीं। माय गॉड, डॉक्टर रंजन इज सेइंग कि सर की याद आ गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर बिल्कुल, के लेक्चर की याद आ गई। वही तो मैंने तो वही कहा, कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। वो थोड़ा और डिस्क्राइब करके बोलेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया। और इसमें जो भी रंजन सर लोग तो पापा को सुने हैं बहुत से, अगर इसमें कोई गलती अगर रह गया होगा या कुछ चीज मैं नहीं बोल पाया होऊंगा, तो उसके लिए बहुत ही मैं ये करूंगा कि अभी बच्चा हूँ, आस्ते आस्ते गलती कर करके सीखूंगा, टोडलर हूँ, चल रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा कि थैंक यू सो मच बॉस। वी हैड अ थैंक यू, लवली थैंक यू, एंड वंडरफुल थैंक यू सो सेशन। मच, थैंक दोबारा से फिर से देखेंगे आप। यू, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। So I hope you all have loved the session. Do not forget to write the feedback and your learnings in the story drop box. मुझे वाकई बहुत मजा आया सेशन में, बहुत ही आई ओपनिंग था। और हम सबको ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन पढ़नी चाहिए। और ये किताब ऐसी है, आप जितनी बार इसको पढ़ते हैं ना, उतनी बार ऐसा लगता है कि अरे ये भी था एफोरिज्म नंबर 3 में, एफोरिज्म नंबर 3 में ये भी था। हम इतनी बार पढ़ते आते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। दैट्स ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन। हम लोग फिर से लौटेंगे संडे को नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए, प्यार करते रहिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। हो गया।